हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये पार्ट बच्चों हमने चालू किया और वो हमने फिनिश भी अच्छे से किया। बच्चों ये लेक्चर देखने के पहले एक बार वो लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। वो आपने अच्छे से समझ लिया तो ये अच्छे से समझेगा। बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज का आखिरी में ये स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा। बहुत सारी रिएक्शन की मदद से हमने बताया कि फाइनली ग्लूकोज का ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, जिसमें बच्चों एक क्लियर कट अल्डेहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा, 4 CHOH ग्रुप दिखाई दे रहे और एक CH2H ग्रुप दिखाई दे रहा। यानी एक अल्डेहाइड ग्रुप है, 4 सेकेंडरी अल्किल ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्किल ग्रुप है। बराबर है। अब ये सब करने के बाद ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमें मालूम हो गया। सब साइंटिस्ट लोग आनंदित हो गए। उनको लगा कि चलो एक बहुत बड़ी सक्सेस हमने हासिल की, एक बहुत बड़ा मुकाम हमने हासिल किया। लेकिन जल्दी कुछ दिनों में, महीनों में एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्या झटका लगा ये हम अभी देखते हैं। क्यों हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमने इतनी मेहनत से मिलाया, फाइंड आउट किया, और इतना सारा करने के बाद व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देने के बाद हमें क्यों ग्लूकोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट करना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें ग्लूकोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट करना पड़ा? ऐसे क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के क्या ड्रॉबैक्स थे कि जिससे हमें वी हैव टू सजेस्ट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? तो बच्चों देखते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस और इनएडिक्वेंसीज ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, चलो इतने पोर्शन पर ही आप अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चों। एक हर एक बिल्कुल सेंटेंस आपको दिखना चाहिए, बराबर। पहला ड्रॉबैक, ग्लूकोज इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप डज नॉट गिव कंडेंसेशन रिएक्शन विथ 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Also it does not give addition reaction with sodium bisulfite and gives negative taste with a Skipp's base. बच्चों चलो ये पॉइंट को समझ लेते हैं। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आप देखिए, उसमें क्लियर कट आपको अल्डेहाइड ग्रुप दिखता है। अब यदि ग्लूकोज में फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है तो उसने अल्डेहाइड ग्रुप की सभी रिएक्शंस देनी चाहिए। जैसे बाकी एल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं और एल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl hydrazone तैयार करते हैं। तो यदि हमारे ग्लूकोज में फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है तो उसने भी 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ वो कंडेंसेशन रिएक्शन देना चाहिए और उसने भी ग्लूकोज 2,4-dinitrophenyl hydrazone तैयार करना चाहिए। और ये अपेक्षा करना कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि ग्लूकोज में अल्डेहाइड ग्रुप है तो अल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट उसने देना चाहिए था। ग्लूकोज शुड रिएक्ट विथ 2,4-dinitrophenyl hydrazine and give the condensation product glucose 2,4-dinitrophenyl hydrazone. लेकिन बच्चों हमें तब धक्का लगा कि जब ग्लूकोज ने ये रिएक्शन नहीं दी तो मन में सवाल उठा कि यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्लियर कट फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ वो 2,4-dinitrophenyl hydrazone क्यों नहीं तैयार कर रहा? ये एक सवाल था जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये एक पहला ड्रॉबैक। दूसरी बात, हमें मालूम है कि सभी अल्डेहाइड ग्रुप वाले जो अल्डेहाइड्स है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होते हैं, सभी अल्डेहाइड्स जिनमें अल्डेहाइड ग्रुप है, और हमें एडिशन प्रोडक्ट देते हैं बच्चों अल्डेहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। जैसे एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो हमें क्या मिलता है? एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। अब हम अपेक्षा कर रहे थे
कि एसिडाल्डेट जैसा ग्लूकोज में भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा और हमें ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी बच्चों कि एल्डिहाइड ग्रुप की ये खास रिएक्शन ग्लूकोज नहीं दे रहा था इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप इन इट। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है कि यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अनुसार ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसने एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन देनी चाहिए, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होना चाहिए, एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए, नहीं देता ग्लूकोज। ये भी इसका भी आंसर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमें नहीं देता बच्चों। तीसरी बात हमें मालूम है कि एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड्स हमें टोलेंस रीजन टेस्ट देते हैं, फेलिक सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, वैसे ही वो स्किप्स रीजन टेस्ट भी देते हैं। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अनुसार बच्चों ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज ने हमें क्या देना चाहिए, स्किप्स रीजन टेस्ट देना चाहिए बच्चों। लेकिन ग्लूकोज ये स्किप्स रीजन टेस्ट नहीं देता बच्चों, इट गिव्स अ नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट मतलब इट डज नॉट गिव दैट रिएक्शन विद स्किप्स रीजन, इट डज नॉट रिएक्ट विद स्किप्स रीजन। तो ये बच्चों 3 ड्रॉबैक्स है कि यदि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज ने तो 2,4-डाइट्रोफिनाइड्राज़ीन के साथ रिएक्शन देना चाहिए, उसने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होना चाहिए बाकी एल्डिहाइड के जैसा, उसने स्किप्स रीजन टेस्ट पॉजिटिव देनी चाहिए, वो नहीं देता। ये तीनों पॉइंट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई देयर वॉज अ नीड फॉर द सायक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपल्या पोरांनो मराठीमध्ये एक म्हण आहे, गरज ही शोधाची जननी आहे। इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन। माणसाला गरज पडली की माणूस मग नवीन नवीन शोध लावतो। माणसाने नवीन नवीन शोध लावून आपलं लाईफ लक्झरियस बनवलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही। म्हणजे पहिले राजे रजवाडे जे लक्झरियस लाईफ जगू शकत नव्हते ते आजचा एक कॉमन मॅन जगतो आहे, ओनली बिकॉज ऑफ दीज इन्व्हेन्शन्स। तो ये 3 पॉइंट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पाता एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये बात आपको ध्यान में आई होंगी। अब नंबर 2, दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट कंडेंस विथ हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। मैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मूला क्या है, CHO ये H के जगह पे हम लगाते हैं COCH3, ये H के जगह पे भी हम लगाते हैं COCH3। ये 4 और ये 5 एसिटिल ग्रुप है बच्चों, इसको हम ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बोलते हैं या पेंटाएसिटिल ग्लूकोज बोलते हैं। और आप ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का, वहां पे क्लियर कट एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों। तो नेचुरली ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिड के अनुसार यदि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, तो जैसे ग्लूकोज हमें हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ग्लूकोक्साइम देता है, तो उसी तरह ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसने भी हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम देना चाहिए बच्चों। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। अब ये जो मुद्दा है बच्चों कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में यदि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ओपन चेन स्ट्रक्चर के अनुसार, तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट होना चाहिए और हमें ऑक्साइम देना चाहिए, ये अपेक्षित था, लेकिन नहीं देता। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ये रिएक्शन क्यों नहीं देता, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा ड्रॉबैक क्या है बच्चों, तीसरा ड्रॉबैक ये है कि ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट in 2 different crystalline forms, alpha and beta.
दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। एनोमर्स किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड on crystallization from hot and concentrated aqueous solution of glucose, alpha glucose, जिसका melting point 43 केल्विन पर है, it is obtained at 303 केल्विन। while दूसरा फॉर्म बीटा ग्लूकोज, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 423 केल्विन है एंड इट इज ऑब्टेन्ड एट 371 केल्विन। चलो अब ये जो मुद्दा है, ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको दिया हुआ है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज जिसको हम डेक्सट्रोज बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलता है कि ग्लूकोज का तो एक ही फॉर्म होना चाहिए। दो दो फॉर्म में एग्जिस्ट होने की तो वजह कुछ दिखती नहीं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है बच्चों? जब हमने नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज का हॉट एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, जब हमने नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज का डेक्सट्रोज का हॉट एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और हम उसको कूल करते गए बच्चों, कूल करते गए, ठंडा करते गए, तो जैसे टेम्परेचर 371 केल्विन आया बच्चों, 371 केल्विन बच्चों आपको समझ सकते हैं आप कि ये होता है 98 डिग्री सेल्सियस। 98 डिग्री सेल्सियस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज था, जैसे समझ लो 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में से नियर अबाउट 6.7 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मुझे इस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हुए दिखा, इस टेम्परेचर पर। लेकिन 10 ग्राम में से कितना? 6.7 ग्राम ओनली, पूरा 10 ग्राम नहीं। तो बाकी के ग्लूकोज का क्या हो गया? फिर हम इसको तो हमने फिल्टर किया, ये बीटा ग्लूकोज हमें मिल गया 6.7 ग्राम। अब हमें मालूम था कि उस सॉल्यूशन में अभी भी 6.3 ग्राम, 3.7 ग्राम ग्लूकोज अभी भी सॉल्यूशन में बचा है। तो हमने क्या किया? 37 केल्विन पर 6.3 ग्राम ग्लूकोज मुझे मिला, उसको हमने नाम दिया बीटा ग्लूकोज। हमने फिल्टर किया तो ये बीटा ग्लूकोज हमें फिल्टर पेपर पर मिला, और नीचे जो फिल्ट्रेट हमें मिला सॉल्यूशन, हमें मालूम था कि उसमें अभी भी 3.7 ग्राम ग्लूकोज है। तो हम वो जो फिल्ट्रेट था, उस फिल्ट्रेट को हम और कूल करने लगे, और कूल करने लगे। तो हमें ये ध्यान में आया कि जब हम और उसको कूल करने लगे, तो हमें ध्यान में आया बच्चों कि जब हमने टेम्परेचर और कम करते गए 303 केल्विन, यानी कि बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस, तो जब वो फिल्ट्रेट बचा था खाली, जिसमें 3.7 ग्राम ग्लूकोज बचा था, जब हम उसको कूल करने लगे तो हमने देखा बच्चों कि 303 केल्विन टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेल्सियस पर मुझे बचा हुआ 3.7 ग्राम ग्लूकोज भी मुझे क्रिस्टलाइज होते हुए दिखा। उसको हमने नाम दिया बच्चों अल्फा ग्लूकोज। सोचिए आपने हॉट एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिया, उसको आप कूल करते गए, आपको सबसे पहले 371 केल्विन पर, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पर जैसे टेम्परेचर आया, तो 10 ग्राम में से 6.3 ग्राम ग्लूकोज क्रिस्टलाइज होते हुए दिखा आपको, सॉलिडिफाई। लेकिन पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 6.3, 10 ग्राम में से बाकी नहीं हुआ, 3.7 ग्राम नहीं हुआ। हमने फिल्ट्रेशन किया, ये 6.3 ग्राम ग्लूकोज फिल्टर पेपर पर अटक के रहा, इसको हमने नाम दिया बच्चों बीटा ग्लूकोज। और 3.7 ग्राम ग्लूकोज जो अभी भी पानी में डिजोल्व था, वो नीचे गया फिल्ट्रेट में, बीकर में। लेकिन हमें मालूम था कि इसमें अभी भी ग्लूकोज है, तो हमने वो फिल्ट्रेट जिसमें 3.7 ग्राम ग्लूकोज था, उसको हम और कूल करते गए बच्चों, और कूल करते गए, टेम्परेचर कम करते गए। और जब टेम्परेचर 303 केल्विन आया, 30 डिग्री सेल्सियस आया, तो इस 30 डिग्री सेल्सियस पर बचा कुचा 3.7 ग्राम ग्लूकोज भी बच्चों क्रिस्टलाइज हो गया। फिर हमने उसको नाम दिया अल्फा ग्लूकोज, और उसको हमने फिल्टर किया, और वो ले लिया।
अब इस पर से हमें समझ में आया बच्चों कि नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. वन इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोज and another is called as beta glucose. Beta glucose was obtained, was crystallized at 371 Kelvin after cooling, and alpha glucose was obtained at 303 Kelvin यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों ये प्रूव हो गया कि नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. One form is called as alpha glucose and another is called as beta glucose. Actually alpha D glucose or beta D glucose because they belong to capital D series. ये फर्स्ट लेक्चर में हमारा हो गया है. सेकंड लेक्चर में तो दो फॉर्म एग्जिस्ट होता है, ये दो फॉर्म में. लेकिन हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है बच्चों, ये तो बोलता है कि हमारे अनुसार तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है. ग्लूकोज कैनॉट एग्जिस्ट इन सच टू फॉर्म्स. क्यों होता है इसके बारे में ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के पास इसका कुछ भी आंसर नहीं था. तो इस तरह से ये तीन ड्रॉबैक्स है बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के, जो मैंने आपको अच्छे से समझा के दिए. अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे मराठी में कहावत है कि गरज ही शोधाची जननी आहे. मनुष्य को जब जरूरत पड़ती है तो वो नए नए इन्वेंशंस बनाता है और अपनी लाइफ लग्जरियस बनाने का हमेशा उसका प्रयास होता है, सुविधापूर्ण होता है. आज हम फैन का बटन दबाते हैं तो हमें 24 घंटे आप जब तक बटन बंद नहीं करते फैन की हवा मिलती रहती है. जूने ज़माने में आदमी पंखा हिलाने को रखने पड़ते थे, वो भी बेचारे थक जाते होंगे. आज हमें ऐसा कुछ भी नहीं है. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बच्चों ये तीन ड्रॉबैक्स थे और ये तीन ड्रॉबैक्स ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ भी करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. उसके पास कुछ भी सॉल्यूशन ही नहीं था और इसीलिए फिर हमने सोचा क्यों ना हम ग्लूकोज के लिए कुछ नया स्ट्रक्चर ढूंढ निकालते हैं, कोई नया स्ट्रक्चर सजेस्ट करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो ये तीनों ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन कर सके, ऐसा स्ट्रक्चर जो मुझे बता सके कि क्यों ग्लूकोज 2,4-डाइट्रोफिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट नहीं होता, स्किप्स रिएजेंट टेस्ट क्यों नहीं देता, सोडियम बाइसल्फेट के साथ क्यों नहीं रिएक्ट होता. ये सब बातें एक्सप्लेन कर सके ऐसा स्ट्रक्चर मुझे ग्लूकोज के लिए देना था. मुझे ग्लूकोज के लिए ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट करना था जो ये बता सके कि क्यों ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ग्लूकोक्साइम देता है, वहीं पे ग्लूकोज पेंटासिडेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं होता और ऑक्साइम नहीं देता, क्यों नहीं देता. तो वो एक्सप्लेन कर सके ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देना था ग्लूकोज के लिए. और मुझे ऐसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए सजेस्ट करना था जो मुझे ये बता सके, कन्वीनियंटली कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर सके कि हाउ दिस नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. और इसीलिए बच्चों हमने ग्लूकोज के लिए मजबूरी में बोलो या समय की आवश्यकता बोलो, उसके लिए हमने ग्लूकोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया. बराबर है. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया तो कैसे देखते हैं. चलो बच्चों ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे सजेस्ट किया. ये देखो बच्चों, ये CH, ये डबल बॉन्ड O, सबसे ऊपर CHO ग्रुप, फिर नीचे CH2H ग्रुप, फिर बीच में बच्चों ऐसी 4 हॉरिजॉन्टल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस निकालनी. और मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या बोलना, D डी बोला, नीचे से ऊपर जाना, डी बोला कि वो ग्रुप को राइट साइड में रखना, एल बोला कि लेफ्ट साइड को रखना, अगेन डी. जैसे मैंने बोला ना हमारे वक्त वो डील वाले दुल्हन ले जाएंगे एक पिक्चर था, बड़े बड़े नाम थे तो हम शॉर्ट में बोलते थे DDLJ, मैगजीन्स में भी DDLJ आता था. तो वैसे ध्यान में रखना, ऊपर CHO ग्रुप, नीचे CH2 ग्रुप, 4 हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लाइन, नीचे से ऊपर जाना और DD बोलना. जब आप डी बोलेंगे OH ग्रुप को वर्टिकल चेन के राइट साइड में रखना, जब आप L बोलेंगे आप OH ग्रुप को वर्टिकल चेन के लेफ्ट साइड में रखना. अब जो बची हुई वैलेंस है बच्चों,
उसको आप सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन से, हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बच्चों, इसलिए प्लस ग्लूकोज। लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन है 5 नंबर का, उसके ऊपर का जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, डेक्स्ट्रो फॉर राइट साइड, इसलिए कैपिटल डी। लेकिन इस कैपिटल डी का कंपाउंड के डेक्स्ट्रो ले होने से कोई संबंध नहीं रहता, वो बस लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ पे है उतना बताते हैं कि भाई राइट साइड में डी लिखा। तो ये हो गया बच्चों डी प्लस ग्लूकोज। अब हमें इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है। जनरली 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर अच्छा खासा स्टेबल होता है। तो हमारे सिलेबस में ग्लूकोज के लिए एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है, जिनको हम पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर पायरान जैसा होता है, बताता हूँ। तो वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। कैसे किया समझ लो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल समझ लो, इट अंडरगोज साइक्लाइजेशन, समझ लो इट अंडरगोज साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में क्या हुआ बच्चों, ये अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बोक्सिल पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, C1 की वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई। इधर ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर, तो C1 पर एक नया OH ग्रुप बन जाएगा जो पहले नहीं था बना। और ये जो ऑक्सीजन बचा है बच्चों कार्बन नंबर 5 पर, तो ये कार्बन नंबर 5 थ्रू दिस ऑक्सीजन ये कार्बन नंबर 1 को क्या हो जाएगा बच्चों अटैच। तो कार्बन नंबर C1 एंड C5 दे विल बी लिंक थ्रू दिस ऑक्सीजन, बराबर। अब जो OH ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप में ऐड हो गया वो उसी मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है और अल्डेहाइड ग्रुप भी उसी मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है। तो हमें इसे एक साइक्लिक हेमी एसिटल मिलेगा। हम अल्डेहाइड कीटोन्स में देखे हैं हेमी एसिटल वाली रिएक्शन। अब यहाँ पे OH ग्रुप और अल्डेहाइड ग्रुप दोनों एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं, तो जब ये OH ग्रुप इस अल्डेहाइड ग्रुप में ऐड होगा बच्चों, तो नेचुरली इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल। चलो देखते हैं ये साइक्लिक हेमी एसिटल, देखते हैं कैसे। ये देखो, ये इधर CH, ये इधर OH को राइट साइड में लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे करो, ये इधर CH2OH। अब ऐसी 4 बच्चों इक्विडिस्टेंट लाइन निकालना। और अगेन क्या करना, अब यहाँ पे HOH लिखा, यहाँ पे OHS लिखा, यहाँ पे HOH ये लिखा, ठीक है। ये साइक्लाइजेशन है बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बारीक अक्षर में लिखता हूँ। अब ये जो यहाँ का जो ऑक्सीजन है बच्चों, तो इस ऑक्सीजन के थ्रू ये कार्बन नंबर 5 किसको अटैच हो गया बच्चों, कार्बन नंबर 1 को अटैच हो गया। सेंटर में दिखाते ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इस तरह। अब देखो कितने मेंबर की रिंग तैयार होगी, 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6। ओके, तो ये हो गया एक। अब कार्बन नंबर 1 पहले असिमेट्रिक नहीं था बच्चों, डबली बॉन्डेड कार्बन कभी असिमेट्रिक नहीं रहता, अब वो सिंगली बॉन्डेड बन गया, इसके ऊपर नया OH ग्रुप बन गया, अब ये एक असिमेट्रिक कार्बन बन गया। हालांकि असिमेट्रिक कार्बन की संख्या सेम है बच्चों, पहले भी 4 थी अभी भी 4 ही है। अब ये जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। सर पायरानोज क्यों, वो भी मैं बताता हूं, थोड़ी देर ठहरिए। और किसी वजह से ये रिंग ब्रेक हो गई बच्चों, किसी वजह से रिंग ब्रेक हो गई, डिसाइक्लाइजेशन हो गया बच्चों। डिसाइक्लाइजेशन हो गया तो वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। चलो, और अब दूसरी कंडीशन ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, C1 पर ये OH ग्रुप जैसे राइट साइड को अरेंज हो सकता है, वैसे ये OH ग्रुप जो नया नया फॉर्म हुआ वो लेफ्ट साइड को भी अरेंज हो सकता है वर्टिकल चेन के।
यदि ऐसा हो गया बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? देखो अब OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में लो और H को इधर। अब ये लीजिए CH2OH, देखिए ये HOH, ये OHH, ये HOH और ये H, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब ये जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे C1 पर का वो जो रूप लेफ्ट साइड में है बच्चों, हम इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। यानी बच्चों साइक्लाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो कार्बन नंबर 1 पहले डबली बॉन्डेड था अब सिंगली बॉन्डेड हो गया। C1 पर एक नया OH ग्रुप बना बच्चों, और इस असिमेट्रिक कार्बन C1 जो नया बना इसके ऊपर OH ग्रुप दो तरह से अरेंज हो सकता है, आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। इफ इट इज ऑन द राइट साइड देन इट इज कॉल्ड एज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, बट इफ इट इज on the left side of the vertical chain then it is called as beta D plus glucopyranose। सर ये रिंग ब्रेक हो सकती है क्या, वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर मिल सकता है क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई रिएजेंट रहा जो इसको रिंग को ब्रेक कर सकता है। इट कैन कन्वर्ट दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इस तरह बच्चों ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने सजेस्ट किया और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये पायरान के स्ट्रक्चर के जैसा है। ये स्ट्रक्चर किसके जैसा है बच्चों? पायरान के स्ट्रक्चर के जैसा है। ये 1 2 3 4 5 देखो, पायरान में भी 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की। अपने ग्लूकोज में भी 6 मेंबर की रिंग है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बनी हुई। पायरान में भी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 दे आर लिंक थ्रू ऑक्सीजन। ग्लूकोज में भी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 दे आर लिंक थ्रू ऑक्सीजन। इसमें देखो या इसमें देखो एक ही बात है, समझ में आ रहा? तो ये जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चों, इट रिसेंबल्स विथ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरान। तो पायरान जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए हम इनको बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज, टू सजेस्ट दैट दिस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज जस्ट लाइक द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरान। तो ये हो गया बच्चों बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। अब ये हो गया इसके बारे में पूरा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। जब हमने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बच्चों देखा, जब हमने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हमने देखा तो हमने देखा कि ये तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहते हैं एंड दे कैन इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। हालांकि ये दो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा और बीटा। बीटा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्यों सर? C1 पर ये जो नया नया OH ग्रुप बना, ये नया नया OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर का OH ग्रुप इसके अपोजिट साइड में है, रिपल्सिव फोर्स कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो 63% मॉलिक्यूल्स बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज के होते हैं। इसमें OH ग्रुप जो तैयार हुआ वो कार्बन 2 पर OH ग्रुप उसके सेम साइड में है तो रिपल्सिव फोर्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम, तो ये होता है 37%। ये तो नेग्लिजिबल है, ये तो नेग्लिजिबल है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने ग्लूकोज के लिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया और इस तरह ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन आप लेते हो तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज 37% में आपको देखने को मिलता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज 63% में आपको देखने को मिलता है एंड दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। अब आप अल्फा और बीटा फॉर्म को देखेंगे तो बाकी सब उनका एक जैसा ही है, C2, C3, C4, C5, C6, इन सब पर एटम ग्रुप की अरेंजमेंट एक जैसी है। दे डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH ग्रुप एट C1 ओनली। ये जो न्यूली फॉर्म कार्बन तैयार हो गया इसके ऊपर H OH ग्रुप की अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे राइट साइड में है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में। ग्लूकोज के ऐसे बच्चों जो फॉर्म्स है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो हमने दिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि चलो सर
ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ड्रॉबैक थे, इसलिए आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया कि चलो भाई एक नया स्ट्रक्चर देते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के सभी ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन कर सके। तो क्या सर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन कर पाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स? सभी को बराबर एक्सप्लेन कर सकता है जो हमें कन्विंस हो? तो आंसर है यस। कैसे? अब जैसे बच्चों आ जाइए इधर, पहला ड्रॉबैक क्या था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के अनुसार ग्लूकोज ने एल्डिहाइड ग्रुप की सभी रिएक्शन देनी चाहिए। उसने 2,4-डाइहाइड्रोफिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट होना चाहिए, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होना चाहिए, स्किप्स रिएजेंट के साथ, स्किप्स बेस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए। ग्लूकोज तो ये तीनों रिएक्शन नहीं देता। ग्लूकोज तो ये तीनों रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो इसका कारण ये है कि आपने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में ये दो ही फॉर्म रहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कहीं पे भी बच्चों फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कहीं पे भी बच्चों फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं। अब जब आप ग्लूकोज को इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, 2,4-नाइट्रोफिल हाइड्राजीन हो या सोडियम बाइसल्फाइड हो NHSO3 या स्किप्स रिएजेंट हो, अब जब इन रिएजेंट के साथ आप ग्लूकोज को रिएक्ट करोगे, प्रॉब्लम क्या है बच्चों मैं आपको बताता हूं। ये रिएजेंट्स ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं कर पाते। ये रिएजेंट 2,4-नाइट्रोफिल हाइड्राजीन, NHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड और स्किप्स बेस, ये रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ही नहीं पाते बच्चों। ये तीन रिएजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर ही नहीं पाते। सर इससे क्या होगा? इससे होगा बच्चों कि जब ग्लूकोज को आप तीन में से किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पा रहे ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज कौन से फॉर्म में होगा? साइक्लिक फॉर्म में। और साइक्लिक फॉर्म में दूर दूर तक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं बच्चों, और इसीलिए इन तीन रिएजेंट के साथ ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इन तीन रिएजेंट के साथ रिएक्ट होते वक्त वो साइक्लिक फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं कर पाते रिएजेंट्स ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को, जिससे और ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, इसीलिए इन तीन रिएजेंट के साथ रिएक्ट होते वक्त ग्लूकोज अपने साइक्लिक फॉर्म में होगा। साइक्लिक फॉर्म में उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता, और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होने के कारण ग्लूकोज इन तीन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देता। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर फिर आपने वो रिएक्शन देखी, ग्लूकोज में एसएन ऐड किया, ग्लूकोज साइनाइडिन तैयार हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट किया, ग्लूकोक्साइन तैयार हो गया। सर यही ग्लूकोज फिर एसएन और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन क्यों देता? सर उनके साथ रिएक्ट होते वक्त भी ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में होगा। आपका सवाल बराबर है। जब ग्लूकोज को आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ या एसएन के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, ये रिएजेंट्स में ये एबिलिटी, ये पावर, ये ताकत है कि ये ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर पाते हैं। ये ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं और वापस रिंग स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। अब सोचिए, ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में नो एल्डिहाइड ग्रुप, उसके साथ NH2OH या HCN रिएक्ट हो रहा, इस रिएजेंट ने उसके रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज। सोचिए, अब ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में है ना कि रिंग स्ट्रक्चर में, और ओपन चेन स्ट्रक्चर में उसके पास बच्चों अब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट होता है, ग्लूकोक्साइन देता है, एसएन के साथ रिएक्ट होता है और क्या देता है? ग्लूकोज साइनाइड। यानी बच्चों इस सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा कि एक ही कंपाउंड है ग्लूकोज, एसएन और NH2OH के साथ वो एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्ट देता है, और वही 2,4-डाइहाइड्रोफिल हाइड्राजीन, सोडियम बाइसल्फाइड और स्किप्स बेस के साथ एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देता। ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, हाइड्रोक्सिल अमाइन और एसएन के साथ इसलिए देता है कि ये रिएजेंट्स काबिल है उसके रिंग को ब्रेक करने के लिए, ये उसके रिंग स्ट्रक्चर को वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो नेचुरली इन रिएजेंट के साथ एसएन NH2OH के साथ रिएक्ट होते वक्त अपने वो ओपन चेन फॉर्म में रहेगा, जहां पे उसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण वो इन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्ट देता है बच्चों। वहीं वो जो तीन रिएजेंट्स है बच्चों, 2,4-डाइहाइड्रोफिल हाइड्राजीन, सोडियम बाइसल्फाइड
और स्किप्स बेस, स्किप्स रीजन, इन 3 रीजन के साथ रिएक्ट होते वक्त अगेन ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म उनके सामने आएगा, लेकिन ये 3 रीजन्स के पास पावर ही नहीं रहती कि उसके रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, उसको ओपन चेन फॉर्म में ला ही नहीं सकते, वो रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं कर सकते। नेचुरली बच्चों से क्या होगा, इन 3 रीजन के साथ रिएक्ट होते वक्त ग्लूकोज विल बी इन इट्स साइक्लिक फॉर्म, और साइक्लिक फॉर्म में देखो आप दोनों फॉर्म देखो अल्फा और बीटा, दूर दूर तक फ्री एल्डेहाइड ग्रुप नहीं बच्चों, और एल्डेहाइड मतलब इन 3 रीजन के साथ रिएक्ट होते वक्त ग्लूकोज विल बी इन इट्स साइक्लिक फॉर्म बिकॉज these regions cannot break its ring structure, they cannot convert cyclic form of glucose into open chain form. So while reacting with these 3 regions, glucose will be in its cyclic form, and in cyclic form there is no free aldehyde group. So with these 3 regions, glucose does not give the taste of aldehyde group. अब समझ में आ गया, इस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बताता है कि ग्लूकोज कुछ रीजन के साथ एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट क्यों देता है SNH2 के साथ, और कुछ रीजन के साथ वो एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट क्यों नहीं देता। सीधी सी बात है बच्चों, जो रिएजेंट ग्लूकोज की रिंग ब्रेक करते हैं उसको ओपन चेन फॉर्म में लाते हैं, उसके साथ ग्लूकोज एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट देता, क्योंकि ओपन चेन फॉर्म में है, एल्डेहाइड ग्रुप है उसमें। लेकिन जो रिएजेंट उसकी रिंग ब्रेक नहीं कर पाते तो साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज रहेगा, और साइक्लिक फॉर्म में फ्री एल्डेहाइड ग्रुप तो है ही नहीं दूर दूर तक, तो उनके साथ ग्लूकोज एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देगा। तो पहले ड्रॉबैक जो था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, वो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और कन्विंसिंग आंसर है बच्चों ये। ठीक है, चलो इधर आ जाइए। दूसरा ड्रॉबैक था बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, कि भाई ग्लूकोज तो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ एल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है, ग्लूकोक्साइन फॉर्म करता है, लेकिन ग्लूकोज पेंटासिडेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट होता नहीं, ऑक्साइन फॉर्म नहीं करता। क्यों? इसकी सीधी सी बात है, ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट होता है बराबर, तो ग्लूकोज का जो रिंग है वो हाइड्रोक्सिलामाइन ब्रेक कर पाता है, फिर ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में आता है जहां पे उसके पास एल्डेहाइड ग्रुप रहता है, और ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट होता है। लेकिन ग्लूकोज पेंटासिटेट का जो रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हाइड्रोक्सिलामाइन ब्रेक ही नहीं कर पाता, ग्लूकोज पेंटासिड के रिंग स्ट्रक्चर को हाइड्रोक्सिलामाइन ब्रेक ही नहीं कर पाता, वहां पे फ्री एल्डेहाइड ग्रुप किसी हालत में बनता ही नहीं। तो इसीलिए ग्लूकोज पेंटासिडेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं होता, एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देता, बिकॉज हाइड्रोक्सिलामाइन कैन नॉट ब्रेक द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पेंटासिडेट। हाँ, हाउएवर इट कैन ब्रेक द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बट नॉट द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पेंटासिडेट। So remember, as hydroxylamine cannot break the ring structure of glucose pentacetate, it cannot convert glucose pentacetate its ring structure into open chain form, and hence glucose pentacetate does not give the taste of aldehyde group with NH2OH, means it does not react with hydroxylamine. तीसरा मुद्दा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि कैसे भाई ग्लूकोज के 2 फॉर्म्स हैं, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म है, बाकायदा क्रिस्टलाइज होते हैं। अल्फा फॉर्म मिलता है 303 केल्विन पर, बीटा फॉर्म मिलता है 371 केल्विन पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर सीधा सीधा बताता है कि भैया साइक्लाइजेशन के दौरान कार्बन नंबर 1 पर एक नया अवयव बनता है, कार्बन नंबर 1 नया नया असिमेट्रिक बनता है, जो पहले नहीं था अब बन गया है असिमेट्रिक, और इस पर अवयव 2 तरह से अरेंज हो सकता है, आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। यदि अवयव राइट साइड में रहा तो वी कॉल इट एज अल्फा ग्लूकोज सिंपल भाषा में, और यदि लेफ्ट में रहा तो वी कॉल इट एज बीटा ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के आधार पर बच्चों हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि हाउ नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा। सीधा है, C1 पर एक नया अवयव बना और ये अवयव राइट में रहा तो अल्फा, लेफ्ट में रहा तो बीटा। ये जो C1 साइक्लाइजेशन के कारण नया नया असिमेट्रिक कार्बन बना, जिसके ऊपर नया नया अवयव बना, इस कार्बन को बोलते हैं बच्चों एनोमेरिक कार्बन। और अल्फा और बीटा फॉर्म देखो, इनमें एनोमेरिक कार्बन C1 पर ही फर्क है H और OH ग्रुप के अरेंजमेंट में, बाकी सब निचला स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स कि जिनमें सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर एटम ग्रुप के अरेंजमेंट में फर्क रहता है, ऐसे 2 कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एक दूसरे के एनोमर्स। तो एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स। एनोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप ओनली एट एनोमेरिक कार्बन, जो यहाँ पे C1 है।
तो इस तरह बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के तीनों ड्रॉबैक्स हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर लेके एक्सप्लेन किए। सर फिर हमने क्या मानना, कौन सा फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर इतना मेहनत करके सर हमने निकाला, वो सब मेहनत बेकार गई क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा बोलते नहीं कि ग्लूकोज विल बी नेवर इन द ओपन चेन फॉर्म। देखो जो वो रहेगा तो साइक्लिक फॉर्म में। अब जो रिएजेंट उसके रिएजेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर पाएगा, जो उसको ओपन चेन फॉर्म में लाएगा, उसके साथ रिएक्ट होते वक्त वो ओपन चेन फॉर्म में रहेगा, और जो रिएजेंट स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक कर पाएगा उसके साथ रिएक्ट होते वक्त वो साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। सर कौन सा फॉर्म स्टेबल है? 100% साइक्लिक फॉर्म। उसमें भी सर बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि C1 पर का जो नया नया आया वो C2 के ग्रुप से दूर है, अपोजिट साइड में रिपल्सिवस कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे वो एक ही साइड में है, रिपल्सिवस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। ये 37%, ये 63%। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज हमने देखा कि व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। ये कम से कम 2 बार तो आप देखिए, 2 बार, जब तक आपकी आइडियाज़ पूरी क्लियर होती नहीं तब तक। जब आपके मन को लगेगा नहीं अब अच्छे से क्लियर हो गया, नोट्स में से भी पढ़िएगा, ये स्ट्रक्चर निकाल के देखिए। ऑफलाइन क्लासेस में ये स्ट्रक्चर में 5-5 बार लिखने को बोलता हूँ। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। कल हम इन अल्फा बीटा ग्लूकोज के हावर्थ फॉर्मूले निकालने का मैं टेक्निक बताऊंगा। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ईजी है, लेकिन वो समझना पड़ता है। देखेंगे तो समझेगा, नहीं देखेंगे तो नहीं समझेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।